चश्मा हटाने की कोई राइट एज है? चश्मा हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंस मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम मिनिमम एज गर्ल्स में होनी चाहिए अबाउट 12-13 ईयर्स, बॉयज में होनी चाहिए अबाउट 15 ईयर्स। 21 ईयर्स के बाद में देन सर्जिकल करेक्शन इज पॉसिबल। लोग समझते हैं कि चश्मे को उतारना जो है एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, जबकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। इसमें पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एक उदाहरण दूंगा, अगर कोई व्यक्ति क्रचेस के साथ चलता है, उसकी क्रचेस हट जाए और वो भागना शुरू कर दे, तो ये कॉस्मेटिक नहीं है। दिस सर्जरी इज एक्चुअली अ फंक्शनल रेस्टोरेशन सर्जरी। I've seen सबसे ज्यादा स्टेडीनेस आपके हाथ में। मुन्ना भाई का एक डायलॉग है, जब डॉक्टर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनके हाथ नहीं कांपते, बट उनके अपना कोई बैठा होगा तो शायद उनके हाथ कांपेंगे। सो इज दैट ट्रू? In medicine, never equate the price of the treatment to the quality of the treatment for your body. एक मैं मिथ यहाँ से हटाना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट सेंटर, मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई भी चीज बेस्ट नहीं है। द ओनली बेस्ट डॉक्टर इज द पावर से above. जो काजल लगाते हैं हम आँखों में, I've seen कुछ लोग बच्चों में भी लगाते हैं, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? All right everybody, welcome to India's first magical podcast. आप सभी का स्वागत है to my all new show called Hocus Pocus with Anchal. इस बार हम लौट के आए हैं एक और मेडिकल कॉन्वर्सेशन के साथ, और मुझे लगता है आज की कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमने बात की है वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, दैट इज़ हमारी आँखें। जी हाँ, हमने बात की है आँखों के बारे में, हमने बात की है कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में, हमने बात की है अगर आप अपना चश्मा रिमूव करवाना चाहते हैं वाया एनी सर्जरी लाइक लेसिक, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बना है। हमने इस कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की है विद आवर गेस्ट हु इज़ इंडियाज़ लीडिंग ऑप्थेमोलॉजिस्ट एंड आई सर्जन, Dr. Sanjay Dhawan, who is a CEO and director at Indira Gandhi Eye Hospital. एंड मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन सबको देखने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये कॉन्वर्सेशन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन होने वाली है। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ पुट योर ईयर प्लग्स टुगेदर फॉर अनदर powerful episode. Dr. Sanjay Dhawan, welcome on Hocus Pocus with Anchal. Thank you very much. Before I start with the podcast, let me tell you कि the intention behind this conversation क्या है। मुझे लगता है कि सबसे अंडररेटेड अगर कोई ऑर्गन है या अंडररेटेड कोई प्रोफेशन है या एक ऐसा डॉक्टर है जिस पे हम सबसे कम जाते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो वो आपका प्रोफेशन है। जी, बिल्कुल सही कहा। इट इज़ आई। यस। मैं चाहती हूँ कि हम इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, क्लैरिफाई कर सकें। ऑल्सो it should be an informative or a free consultation podcast for everybody around there. बिल्कुल डेफिनेट। Yeah. आपने बिल्कुल सही कहा कि आँखें और जो रोशनी है, नज़र है, उसको हम बहुत कम महत्व देते हैं एक छोटी सी आँख को, जबकि कुदरती अगर देखा जाए तो कुदरत ने इसको बहुत महत्व दिया है। हमारे दिमाग का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है आँखों पे डिवोटेड है। हम दुनिया में मैक्सिमम जो नॉलेज गेन करते हैं, जो मैक्सिमम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो आँखों के ज़रिए से करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो हम जिस चीज़ को देख लेते हैं हम उसको जान पाते हैं। तो इस दुनिया से जो हमारा मेन इंटरफेस है वो आइज़ है, वो विजन है। बाकी जो सब सेंसेस हैं वो सेकेंडरी सेंसेस हैं, बट जो मेन इनपुट होती है इंफॉर्मेशन की वो आइज़ के थ्रू होती है। सो आइज़ आर एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी। एक स्टडी की गई थी यूएस में कि कुछ लोगों से पूछा गया था कि हाँ, कि अगर आपकी आंखें चली जाएं और रोशनी चली जाए, उसको वापस पाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी के कितने साल डोनेट कर सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो उस स्टडी में पाया गया था कि सर्वे में पाया गया था कि लोगों ने कि जो महत्व दिया गया था आइज़ को, विजन को, वो क्वाड्रीप्लीजियस के बराबर दिया गया था। कि जितने साल लोग अपने, अगर लोग चारों अंग जो हैं वो पैराप्लेजिक हो जाए, तो जितने साल सेक्रीफाइस करने रेडी हैं टू गेट द बैक, same amount of life they are willing to sacrifice to get the eyes back. तो it's called value based medicine. तो जो वैल्यू किया गया था, उसको इवेल्यूएट किया गया था, तो आइज़ की वैल्यू चारों
अंगों के मतलब अपर बराबर लिम्स है। से लोअर लिम्स, चारों लिम्स के बराबर पाई गई थी इन द परसेप्शन ऑफ पीपल। बट हम लोग, आपने सही कहा कि इग्नोर करते हैं और महत्व नहीं देते हैं। कार्डिक सर्जन्स को लोग बहुत महत्व दे देते हैं, न्यूरो सर्जन को बहुत महत्व दे देते हैं। Yeah. आँखों के बारे में तभी लोग याद करते हैं जब कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। I'm saying this out of this experience because I think the thing when lost is valued the most. मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बचपन से स्पेक्स पहना है, चश्मा पहना है। मैं जब सेकंड क्लास में थी तब मुझे चश्मा लग गया था, और फर्स्ट क्लास में ही लग जाता। वो फर्स्ट क्लास मैंने ऐसे निकाली है कि मैं टीचर कुछ लिख रही है और मैं ब्लैक बोर्ड के आगे आके खड़ी हो गई क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एंड इट टुक मी अ ईयर टू से इट टू द फैमिली कि अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है। फ्रॉम like when I was in second class till 2018, राइट। जब तक मैं आपके पास आई तब तक I was wearing specs and contact lenses. I'll come to that. And then 2018 was the case. My life changed and become much more beautiful and convenient. यस। मैं ऑडियंस के रेफरेंस के लिए बताती हूँ क्या हुआ था। तो 2018 में भाभी एंड आई जस्ट रैंडमली डिसाइडेड कि चलो हम ना लेसिक करवाते हैं, चश्मा रिमूवल करवाते हैं। देन ऑब्वियसली वी वेंट टू यू एंड देन जब हमारे टेस्ट हुए तो आपने भाभी का तो लेसिक अप्रूव कर दिया, बट आपने कहा आप इधर आओ बेटी। एंड आई रिमेंबर मेरा ICL हुआ है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे, मगर आपने मुझे कहा चश्मा उतारने का तो बाद में सोचना, पहले रेटिना ठीक करो। एंड माई रेटिना वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट। आई रिमेंबर डॉक्टर निखिल पाल के शब्द थे कि अगर आप और 5 साल डिले करते तो आप अपनी आई साइट लूज़ कर लेते। वो इतनी ज़्यादा बैड स्टेट में थी और मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ चश्मा चेंज ही किया और मेरा नंबर बढ़ता गया। हम नंबर पे भी बात करेंगे। मेरा चश्मा का नंबर -9 था एंड -11 समथिंग। तब आपके पास आना हुआ एंड यू टुक द चार्ज एंड हम आगे ठीक कर हो गई मैं ठीक। अब मैं परफेक्टली आई नो द साइकोलॉजी बिहाइंड चश्मा रिमूवल ये थी कि आप सुंदर हो जाते हो और ठीक है, बट आई रियलाइज्ड कि इट्स मोर अबाउट कन्वीनियंस। मैं शायद कॉन्टैक्ट लेंस पहन के स्विमिंग पूल में नहीं जा सकती थी, मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहन के भाग नहीं सकती थी, मगर अब मैं अपनी रिमूवल के बाद उन आँखों के साथ स्विमिंग भी कर सकती हूँ, शोज़ में भी परफॉर्म कर सकती हूँ एंड स्टेज पर आग होती है तो वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस। बिल्कुल, आजकल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग समझते हैं कि चश्मे को उतारना जो है एक कॉस्मेटिक सर्जरी, जबकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। इसमें पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अब एक उदाहरण दूंगा जो कि बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्रचिस के साथ चलता है और उसे क्रचिस हट जाए और वो भागना शुरू कर दे तो कितना अंतर, कोई कॉस्मेटिक नहीं है, फंक्शनल है। सो दिस सर्जरी इज एक्चुअली अ फंक्शनल रेस्टोरेशन सर्जरी, विजन रेस्टोरेशन सर्जरी which improves your function and improves the quality of your life. Yes. There is a lot that you can do. जैसे आपने कहा कि आप भाग सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइक कर सकते हैं, तो पूरा लाइफस्टाइल जो है, नज़रिया पूरा बदल जाता है। इसके बाद में एक फ्रीडम आ जाती है ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी ईज़ आ जाती है, कन्वीनियंस आ जाती है, तो उसे हम खाली कॉस्मेटिक नहीं कहेंगे। ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक बेनिफिट भी होता है, लेकिन चश्मा पहनने से कोई अपीयरेंस में बुरा नहीं असर नहीं पड़ता। ये भी है। एंड चश्मे से तो इन वी देयर इज अ ट्रेंड टू लुक कूल इन अ सर्टेन वे। यू कैन लुक कूल आल्सो, आप इंटेलिजेंट भी लग सकते हैं, राइट, एनर्डी भी लग सकते हैं, बट सो चश्मा उतारना जो है एक्चुअली चेंजेस योर लाइफस्टाइल। जब मैं स्कूल में थी और मुझे चश्मा था, आई नोटिस कि आपकी क्लास में उस समय पे 4-5 लोगों को, बच्चों को चश्मा होता था एंड रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम वर नॉट यूजिंग स्पेक्स। अब जब मेरे भाई बहन कॉलेज और स्कूल में है एंड सबको चश्मा है एंड शायद क्लास में उनके 3-4 बच्चे होंगे जिनको चश्मा नहीं होगा। इट्स द अदर वे अराउंड। आपको क्या लगता है ऐसा जनरेशन में क्यों हो रहा है? ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज आ गया है कि अब सबको चश्मा लगाना पड़ रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले ज़माने में बच्चे जो है घर से बाहर जाके खेला करते थे, खेलते कूदते थे, थक के घर लौटते थे, फिर पढ़ते थे और खाना खा के सो जाते थे। Yes. अब जो बच्चे हैं वो स्क्रीन्स पे चिपके होते हैं। पढ़ाई में स्क्रीन चाहिए, एंटरटेनमेंट में स्क्रीन चाहिए, स्पोर्ट्स भी स्क्रीन पे होता है, तो स्क्रीन यूजेज बढ़ गया है। Yes. तो जो नियर विजन का यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि कुदरत ने हमारी आंखें पास के लिए नहीं बनाई हैं।
अच्छा। अगर आप देखें कुदरती तौर पे देखें तो हम लोग एक तरह से जानवर ही हैं, एनिमल्स हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए कि बाहर फील्ड्स में रहना, जी। धूप के अंदर दौड़ते रहना, किसी फल को ढूंढना, खाना, खेलना कूदना, सो जाना, फिर इस तरह से करना। तो जो पास की नज़र तभी यूज़ होती थी, हम जिस चीज़ को खा रहे होते थे, किसी चीज़ को हम गौर से देख रहे होते थे, पर ज़्यादा समय हमारा दूर की चीज़ों को देखने में बीतता था। अब जो उल्टा हो चुका है, 90% ऑफ द टाइम, मे बी मोर देन दैट, हम लोग पास की चीज़ देखते हैं और वो भी स्क्रीन देखते हैं इस तरह से रख के। आंखें पास में खड़ी होती हैं, गर्दन नीचे घूमी होती है। आप अगर कहीं भी बाहर जाएं, किसी भी पब्लिक स्पेस में जाएं, आपको ज़्यादातर लोग आजकल इससे ऐसे दिखाई देंगे। यस। So this lifestyle has changed, which has put a lot of strain on the eye. आंखों पे बहुत जोर पड़ता है और एक्सेसिव स्क्रीन यूजेज, एक्सेसिव नियर वर्क एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है जिससे कि चश्मे का नंबर आता है माइपिया के जनरेशन में और माइपिया के प्रोग्रेशन में। दैट इज़ वन मेजर फैक्टर। सेकेंडली जो है लाइफस्टाइल जो है कि आउटडोर्स लाइफस्टाइल ख़त्म हो गया है, धूप का सेवन ख़त्म हो गया है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना ख़त्म हो गया है, so we are bound indoors. That is the other factor which is causing effect on the eyes. थर्ड फैक्टर है कि जो डिटेक्शन है नंबर का वो बढ़ गया है। स्कूलों में बच्चों की जांच हर साल में होती है, पेरेंट्स जागरूक हो चुके हैं, बच्चों के आइस टेस्ट कराते हैं, तो जो नंबर है वो एक अर्ली एज पे पकड़ा जाता है और वो ग्लासेस प्रिस्क्राइब हो जाते हैं, बच्चे भी ग्लास पहनना शुरू कर देते हैं। पहले ज़माने में लोगों को पता नहीं होता था, तो बिना ग्लासेस के भी लोगों का काम चल चलता जाता रहता था। था। दैट इज़ द अदर फैक्टर। एक फैक्टर और भी है, वो थोड़ा सा कमर्शियल फैक्टर है कि कुछ केसेस में देखा गया है कि जब बहुत हल्का सा नंबर होता है जिसमें कि ग्लासेस पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी लोग अपना कमर्शियल इंटरेस्ट को फीड करने के लिए ग्लासेस पहनने पे मजबूर करते हैं लोगों को। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हाँ कि जो चश्मों का यूज़ बढ़ गया है, ज़्यादातर लोग चश्मे पहनते हैं। पर अगर लाइफ स्टाइल चेंज करें तो ये चीज़ बदली जा सकती जो जो आपने बताया कि नहीं हो रहा है, वो सब करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं चश्मा ना लगना। है। 100% तो नहीं, बिकॉज जो मेन फैक्टर होता है चश्मे का वो होता है जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स में चश्मा है तो बच्चों में चश्मा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। दैट इज़ द मेन फैक्टर। लाइफस्टाइल जो है इस फैक्टर को एम्पलीफाई या मिनीफाई कर सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक हेरिडिटी टेंडेंसी है, पेरेंट्स में हल्का सा नंबर है और आप बहुत ज़्यादा पास में काम करते हैं, तो चांसेस वेरी हाई द नंबर विल बी देयर इन योर आइज और नंबर बहुत बढ़ेगा। लाइफस्टाइल ऑल्टर करने से जो नेचुरल टेंडेंसी है इसको थोड़ा कुछ हद तक सप्रेस किया जाता है। ठीक है। पर अगर लाइफस्टाइल प्रॉपर है तो आर्टिफिशियली नंबर नहीं आता है। छोटा मोटा नंबर होता भी है तो उसके पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यस, टू ग्रेट एक्सटेंट इट कैन बी रिड्यूस बाय इम्प्रूविंग द लाइफस्टाइल। क्या अगर जिसको है उस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम किसी प्रैक्टिस से बढ़ने से रोक लें चश्मे का नंबर को? यस, अगर लाइफस्टाइल आप चेंज करते हैं तो नेचुरली कुछ प्रोग्रेशन कम हो जाता है, जैसे कि पास का काम कम कर दें, बिकॉज लुकिंग एट नियर थिंग्स इज फाउंड टू बी अ ट्रिगर फैक्टर फॉर प्रोग्रेशन ऑफ माइपिक। इससे जो माइपिक नंबर है वो बढ़ता है पास के काम करने से। अगर पास का काम करना, पढ़ना, स्क्रीन पे काम करना अगर कम किया जाए, कुछ आउटडोर एक्सपोजर बढ़ाया जाए, सन एक्सपोजर बढ़ाया जाए, हेल्दी डाइट ली जाए, तो ये टेंडेंसी कम हो सकती है। दिस हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक और चीज़ मुझे पूछनी है, वो ये कि चश्मा हटाने का कोई नेचुरल तरीका है? जो हल्के नंबर हैं, लो माइपिया जो है, अक्सर वो है मसल्स की स्पैज़म की वजह से होता है ठीक है। और उसको हटाया जा सकता है। अगर आप नींद पूरी लें, पास का काम, स्क्रीन यूजेज कम करें, स्क्रीन को दूर रख के काम करें, फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स लें, आइज़ की एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं, तो उससे ग्रेट एक्सटेंट जो हल्का सा जो नंबर है वो हटाया जा सकता है, बिकॉज वो मसल्स की स्पैज़म की वजह से आता है। दैट्स कॉल्ड अ सूडो मायोपिया, आर्टिफिशियल मायोपिया। ओके। बट जो ट्रू मायोपिया है, जिसमें कि एक्चुअल में आई बॉल जो है इट्स लॉन्गर देन व्हाट इट शुड बी, उसको नहीं रिवर्स किया जा सकता। इलोंगेट हो गई है। या जो उसके प्रोग्रेशन को रोकने के लिए कुछ नई चीज़ें आई हैं। कुछ स्टडीज़ ने बताया है कि लो डोज एट्रोपिन आई ड्रॉप से प्रोग्रेशन रुकता है। ओके। मैं पर्सनली उसके फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज एक ये उस ड्रॉप यूज़ करने से एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है पेशेंट के मन में और फैमिली के मन में कि हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो नंबर नहीं बढ़ेगा, तो ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो हम बाकी सब काम कर सकते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइफ स्टाइल चेंजेस। यस। उसके साथ में आप आई ड्रॉप्स डालें या नहीं डालें, आई ड्रॉप डालने से हल्का सा एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। आजकल एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं कि कोई मायोपिया कंट्रोल लेंसेज, ओके। it is doubtful. Again, some studies have shown कि it may help, other studies have refuted that, no.
जो लॉजिक उसका है वो दैट इज़ नॉट वेरी साउंड एंड वेरी साइंटिफिक, ओके। कि वो इमेजेस को आँख में कुछ हिस्सों में ब्लर कर देता है. सो आई एम अगेन पर्सनली नॉट इन फेवर ऑफ दिस फैंसी थिंग्स. ओके। अक्सर देखा गया है कि जो फैंसी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं उसके अंदर कमर्शियल इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड हर कोई व्यक्ति शॉर्टकट चाहता है, शॉर्टकट टू सक्सेस, शॉर्टकट टू हीलिंग, शॉर्टकट टू गेटिंग रिड ऑफ ग्लासेस. शॉर्टकट नहीं है. लाइफ स्टाइल चेंज करना है आपने, मुश्किल चीज़ है, बट यू हैव टू डू. देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट. हम लोग बहुत एक अननेचुरल लाइफ जी रहे हैं, अप्राकृतिक. प्रकृति से हम बहुत दूर आ चुके हैं, कट चुके हैं. जितना हम प्रकृति के पास में जाएंगे, जितना प्राकृतिक तौर पे जीवन व्यतीत करेंगे, उतना हमारी आंखों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए. तो शॉर्टकट मत अपनाएं, ठीक है. कमर्शियल प्रेशर्स में मत जाएं, कमर्शियली मिसगाइड मत हो, एंड लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करें, उस पर फोकस करें. जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंसान भागने के लिए बना है, फ्रूट तोड़े एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ दैट यू वर एक्सप्लेनिंग, इट साउंडेड लाइक अ ड्रीम वेकेशन टू मी, बिकॉज आई क्रेव नेचर अलॉट. एंड ये मेरी पर्सनल टेक है कि जब भी व्हेन आई एम सैड एंड I enjoy my alone time a lot. And one thing that I do is I go to nature. In Delhi, I go to Sundar Nursery Park and I give myself a picnic or a hike. नेचर इज़ हीलिंग. नेचर में, आउटडोर नेचर में बहुत से ऐसी चीज़ें, ऐसे तत्व हैं जिसके बारे में हमारे को साइंटिफिक ज्ञान नहीं है, बट देर यूजफुल. स्टडीज डन इन अमेरिका हैव शोन कि इफ़ यू डू एक्सरसाइजेज इंडोर्स compared with the same amount of exercise done outdoors in the nature, the exercise done in the nature is more beneficial for the health than done indoors. Of course, ऑक्सीजन, सनलाइट तो हमें मालूम ही है, लेकिन ग्रीनरी से, प्लांटेशन से, पौधों से बहुत सारे ऐसे तत्व रिलीज होते हैं हवा में जो कि जिन्हें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इसके बारे में हमारे को ज्ञान नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एल्कलॉइड्स, देयर आर एल्कलॉइड्स इन प्लांट्स which come into our body through food, through the air also. Alkaloids are responsible for increasing the immunity in the body, and these are found in the nature only. So मिट्टी में खेलने से इम्यूनिटी बढ़ती है. एंड आप देखा कुछ जो नेचुरोपैथी में मिट्टी का लेप करते हैं, Yes. उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बेनिफिट है, एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन है. चाहे साइंटिफिक प्रूफ हो या नहीं हो, पर अब एक सर्वे अगर किया जाए तो ऑब्जर्वेशन प्रूफ है कि हाँ कि बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट लेना चाहिए. हम लोग बच्चों को रोकते हैं कि मिट्टी में मत खेलो, गंदगी से बचो, बाहर मत जाओ, कीचड़ में मत खेलो, लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो जो बच्चे हैं उनके अंदर पूरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती. आपने देखा होगा स्ट्रीट अर्चिन्स, जो बच्चे सड़कों में नंगे पाँव घूमते हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, लेकिन उनको बीमारियाँ उतनी जल्दी नहीं पकड़ती जितनी कि उन बच्चों को पकड़ती हैं जो कि बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बच के रहते हैं. सो नेचर के पास, नेचर में रहना चाहिए, नेचर से बचना नहीं चाहिए. जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे. Coming back to the eye, जो कुछ मेडिसिन्स चल रही हैं, I've seen a lot of ads and that is why I'm asking you, कि कुछ ड्रॉप्स हैं जिनके अंदर आंवला होता है, कैरेट होता है, प्याज का रस होता है, और फिर वो एडवर्टाइज़ की जाती है लिख कर कि ये आँख की ये बीमारी इससे ठीक होती है. हमारी जनरेशन शायद इसको एक्सेप्ट ना करे, बट हमारे मम्मा पापा की जनरेशन या ओल्डर जनरेशन इन फॉल्स एडवर्टाइजमेंट अगर ये है तो इसमें आकर ये यूज़ कर रही है. तो इज़ दिस करेक्ट और इज़ दिस अ मार्केटिंग गिमिक? मेरे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक है. ओके. गाजर, कैरेट, आप गाजर खाइए, किसने रोका है आपको? आंवला खाइए, आंवले का जूस पीजिए, किसने रोका है आपको? आई ड्रॉप से जो है उतने तत्व नहीं पहुंचेंगे. अगर आप प्राकृतिक फूड खाएंगे, वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, variety of fruits, if your diet is healthy, it will benefit the whole body including the eyes. उसमें से निचोड़ के आई ड्रॉप्स बनाने से, आई ड्रॉप डालने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा. वो सिर्फ एक मन की शांति मिलेगी कि हम कुछ आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं जो कि नेचुरल है. बट मैं नेचर के बहुत करीब हूँ, मैं नेचर में बिलीव करता हूँ, बट ये जो है चीज़ें जो हैं एक कमर्शियल एंगल से बनाई जाती हैं और लोगों के भावनाओं से खेल के उसको कैपिटलाइज करने के, मोनेटाइज करने के तरीके हैं. बट येस, यू शुड टेक नेचुरल फूड. फूड शुड नॉट बी प्रोसेस्ड. जितना कम से कम प्रोसेसिंग होगी उतना फूड के बेनिफिट ज़्यादा आते हैं. फार्म टू प्लेट जितना डिस्टेंस कम होगा उतना बेटर है. रॉ खा सकते हैं, दैट इज़ आइडियल. कम पकाएं,
हल्का पकाएं, हल्की आंच पे पकाएं. सो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएं. Any food that can be preserved or can be put on the shelf is not worth eating. So eat natural, eat healthy. Okay. And if you do that, you don't need to put those eye drops in your eyes. I'm not against any kind of Ayurvedic or any kind of medicines and all, and they have their own role. But जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो हम जो जिस चीज़ के लिए वो चीज़ें बनी है, जिस रूट से हमारी बॉडी में जानी चाहिए, हमें उस रूट से पहुँचाना चाहिए, उसी फॉर्म में पहुँचाना चाहिए. उसके बेनिफिट ज़्यादा है. ठीक है, गॉट दैट. चश्मा हटाने की कोई राइट एज है? चश्मा हटाने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे सिंपल तरीका है कॉन्टेक्ट लेंसेज. और उसको पर कॉन्टेक्ट लेंस मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम मिनिमम एज जो है गर्ल्स में होनी चाहिए अबाउट 12-13 ईयर्स. ओके. बॉयज़ में होनी चाहिए अबाउट 15 ईयर्स. एंड व्हाई इज दैट? वाई इसलिए बिकॉज जो है गर्ल्स जो हैं अपनी अपीयरेंस के मामले में बहुत केयरफुल हैं. वो कॉन्टेक्ट लेंस की प्रॉपर केयर कर सकती हैं, लापरवाही नहीं करती हैं. बॉयज़ थोड़े से केयरलेस होते हैं. आई हैव अ स्टोरी अराउंड इट. सो उनमें जो दैट लेवल ऑफ मेच्योरिटी थोड़ी 2-3 साल बाद में आती है. तो इसलिए वो 15 साल में जाके थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है कि हाँ केयर करना है, केयरलेसली नहीं होना, इसलिए है. एंड तो बॉयज़ 15 साल के बाद में, गर्ल्स अबाउट 12-13 ईयर्स के बाद में कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करते हैं. बट कॉन्टेक्ट लेंस का यूज़ जो है कम से कम होना चाहिए. जब बहुत ज़रूरी हो तभी पहने, ज़्यादातर चश्मा पहने. जी. दिस कैन गो ऑन टिल द एज ऑफ अबाउट 18 ईयर्स. 18 ईयर्स से आप कॉन्टेक्ट लेंस को और रेगुलरली पहनते हैं. ठीक है. 21 ईयर्स के बाद में अगर आपका जो नंबर है पिछले 2 साल से स्टेबल है तो देन सर्जिकल करेक्शन इज़ पॉसिबल. आई वॉन्ट टू शेयर माई कॉन्टैक्ट लेंस स्टोरी. कॉन्टैक्ट लेंस तब मैंने लगाना शुरू किया जब आई वेंट ऑन स्टेज. आई रियलाइज्ड ऑब्वियसली मैंने स्पेक्स पहन कर भी शोज़ करने शुरू किए जब मैं कॉलेज में थी. एंड शोज़ करते हुए you are doing certain gestures and you're on stage full of performance and आप एनर्जी के साथ होते हो तो मेरा स्पेक्स गिर जाता था कई बार. देन आई रियलाइज कि अच्छा आई रियली नीड कॉन्टैक्ट लेंसेज. और मुझे फोबिया था, मुझे डर लगता था कि बस एक फोबिया था कि डर लगाने से डर लगता है. तो जब मैंने लगाना शुरू किया तो भाई वॉज द वन हु हेल्प्ड मी. तो जिस शो पे भाई मेरे साथ है मैं उसमें वो लगा लूँगी, जिसमें नहीं है मैं लगाने से डरती थी. एंड जब मुझे प्रैक्टिस हो गई तो आई स्टार्टेड यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई. बट देन भाई के फ्रीक्वेंट शोज़ हो रहे हैं एंड फ्रीक्वेंटली भाई लगा भी रहे हैं. एंड देयर इज़ अ केस जब भाई ट्रैवल कर रहे हैं, एयरप्लेन में हैं और तब उन्होंने लगा रखे हैं और ऊपर और एयर प्रेशर कम हो जाता है एंड वो सो गए. एंड आई रिमेंबर ही केम बैक, हिज आईज वर रेड full of infection and I sent you those pictures, uncle treat Yes, करो. yes. And that is why वहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ लड़कों में इतना बड़ा होकर भी लापरवाही दिखा देते हैं वो लोग. बट आई रियलाइज्ड कि पोस्ट सर्जरी के कितनी ज़्यादा कन्वीनियंस ऐड करती है सर्जरीज आपकी लाइफ. कन्वीनियंस, कंफर्ट एंड सेफ्टी. यस. बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस में बहुत रिस्क होता है. लोग समझते हैं कॉन्टैक्ट लेंस बहुत सिंपल है, आसान है, रिस्क फ्री है. ऐसा नहीं है. कॉन्टैक्ट लेंस के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं. एंड इवन कि अगर कोई बहुत बुरा इन्फेक्शन हो जाए तो नज़र जाने का भी खतरा होता है. आपके पास ऐसे कोई केसेस हैं जो आप शेयर कर सको? कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से इन्फेक्शन के बहुत सारे केसेस आते हैं. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं इसमें एक बहुत ही एडवांस इन्फेक्शन होता है जो कि कंट्रोल में नहीं आता है. जब कंट्रोल में आता है तब तक रोशनी बहुत कम हो चुकी होती है. तो कॉन्टैक्ट लेंस को इसलिए मैंने कहा कि केयर बहुत ज़रूरी है उसकी. इसलिए मैंने कहा कि लड़कों को थोड़ा सा देर में शुरू करना चाहिए और कम से कम यूज़ करना चाहिए. कंपेयर टू कॉन्टैक्ट लेंसेज एक्चुअली सर्जरी इज सेफर इन द लॉन्ग रन. यस. बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस में जो रिस्क है वो ऑनगोइंग रिस्क है. सर्जरी में जो अगर रिस्क फैक्टर्स हैं भी तो दे आर वन टाइम रिस्क फैक्टर्स. व्हेन इट कम्स टू सर्जरी, मैंने आपको पहले बताया कि हमने सबसे पहले हमारे एक नॉर्मल कंज्यूमर के दिमाग में, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में यही होता है कि लासिक एक सर्जरी होती है जो आपका चश्मा रिमूव करती है. तो आई थिंक उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं या फिर बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं. इफ़ यू कैन शेयर. अगर मोटा मोटा गिने तो करीब 4 तरह के डिफरेंट सर्जरीज हैं जिससे कि नंबर हटाया जा सकता है. ठीक है. और उस चारों सर्जरीज का अपना एक महत्व है, अपना एक स्थान है. कोई ये नहीं कि हाँ कि एक सर्जरी दूसरी सर्जरी से बेहतर है या कम है. ओके. फर्स्ट है PRK, दूसरी है लेसिक, तीसरी है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन जिसको कि स्माइल या डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्माइल प्रो सिल्क भी कहते हैं, और तीसरी है ICL इम्प्लांटेशन. जी. ये तीनों डिफरेंट पद्धतियां हैं और इनका अपना अपना स्थान है.
किस व्यक्ति के लिए कौन सी सर्जरी बेहतर है वो एग्जामिनेशन करके ही बताया जा सकता है। ओके। पर ऐसा नहीं कि कोई सर्जरी अगर वो चीपर है तो वो ख़राब है या महंगी है तो ज़्यादा अच्छी है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जो कि आमतौर पर धारणा होती है कि हाँ कि अगर सर्जरी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ज़्यादा अच्छी होगी, नहीं। आपकी आँख के लिए सर्जरी कौन सी सूटेबल है, हो सकता है कि चीपर सर्जरी आपकी आँख के लिए बेटर हो। PRK फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट मच लेस, बट इट मे बी द मोस्ट सेफ आउट ऑफ द 4 सर्जरीज इन द लॉन्ग रन। ओके। यस, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है, रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन सेफ्टी में PRK इज मे बी द बेस्ट। लेसिक मे बी द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ ऑल दिस सर्जरीज। Lenticular extraction may be the most fashionable surgery around, and because it is being most talked about and most promoted also. ICL is, maybe the best surgery for people with very high number. जी। जिनमें PRK, LASIK, स्माइल पॉसिबल नहीं है, उनके लिए ICL इज द बेस्ट ऑप्शन। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी व्यक्तिगत आपकी आंखों की स्थिति पे, कि आपकी आंख की कंडीशन क्या है, आपका नंबर कितना है, आपकी कॉर्निया की थिकनेस, कंटूर, रेटिना, बाकी चीज़ों की स्ट्रक्चर की स्टेटस क्या है, और आपका लाइफस्टाइल क्या है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के डिसाइड किया जाता है कि कौन सी सर्जरी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। बट अगर ग्रॉसली देखें तो इन द वाइडेस्ट रेंज जो एप्लीकेबल सर्जरी है, लेसिक इज द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल सर्जरी। ज़्यादातर लोगों पे करी जाती है। Yes, in a smaller section, PRK is useful, and also in a smaller section at the upper end, ICL is useful. Lenticular extraction, again serves a small subset of people, and but it is being promoted a lot. So लोग समझते हैं कि हाँ कि this is the best surgery, ऐसा नहीं है। ठीक है। हर सर्जरी बराबर है। और एक मैं उदाहरण देखता हूँ कि हाँ कि अलग अलग कंपनीज की कार्स बनती हैं, हर कंपनी कहती है कि हमारी कार बेहतर है, ठीक है। किसी में कोई घंटी ज़्यादा है, किसी में लाइट ज़्यादा है, किसी में वेसल ज़्यादा है, फीचर फैंसी फीचर ज़्यादा है। बेसिक काम सबका यही है कि एक इंजन पे चार पहिए लगे हैं, उसके बाद एक बॉडी टिकी हुई है, और जो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती है जी। लग्जरी फीचर्स वेरी कर जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स वेरी करते हैं, और हर किसी के लिए हर चीज़ लागू भी नहीं होती। दिल्ली की सड़कों में रह के फेरारी नहीं चला सकते। बिल्कुल। दिल्ली में रहते हैं तो शायद आपके लिए जो है एक छोटी कार जो है वो मोर सूटेबल है। चीपर कार इज मोर सूटेबल देन एन एक्सपेंसिव फेरारी। सो इन मेडिसिन नेवर इक्वेट द प्राइस ऑफ द ट्रीटमेंट टू द क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट और वैलिडिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर योर बॉडी। Awesome. That was a bulb-on moment for me. हर पेशेंट में ये कहता हूँ कि हाँ कि आप ये मत समझिए कि हाँ कि ये लेंस सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लेंस है तो आपके लिए मोस्ट सूटेबल है। हो सकता है कि आपकी आँख के लिए चीपर लेंस सूटेबल हो, किसी के लिए मोर एक्सपेंसिव लेंस। सो डोंट, बाकी चीज़ों के लिए, कमोडिटीज़ के लिए, गिज़मोज़ के लिए, डिवाइसेस के लिए हो सकता है कि हाँ कि फाइन इट इज़ वैलिड कि मोर एक्सपेंसिव मीन्स अ बेटर डिवाइस और अ बेटर प्रोडक्ट, बट ट्रीटमेंट जो है इट डज नॉट अप्लाई टू द ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। I've never seen any doctor say this. I think this was the most bulb-on moment for me up till now. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सर्जरी ICL, ICL की फुल फॉर्म क्या होती है? इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस। एंड जितना मुझे याद है कि आपने कहा था कि इस सर्जरी लेसिक को कराने के लिए एक पर्टिकुलर कॉर्निया का थिकनेस चाहिए होता है, और वो थिकनेस मेरा नहीं था। दैट इज़ वाई वी शिफ्टेड टू ICL। राइट। कि ऑब्वियसली अगर उतना भी थिकनेस नहीं है तो वो आपके सेफ्टी मेजर्स के बिलो चला जाएगा एंड उसमें आप ऑपरेट नहीं करोगे। तो उसमें ICL में मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि एक आर्टिफिशियल लेंस मेरी लेंस में इम्प्लांट हुआ था, वो स्विट्ज़रलैंड से आया था। प्लीज़ टेक ओवर द कॉन्वर्सेशन कि अलग अलग सर्जरीज में क्या क्या होता है, इफ़ यू कैन एलैबोरेट। तो जैसे पहले मैंने बताया कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी होती हैं, PRK, लेसिक, लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन और स्माइल, एंड ICL। जो पहली 3 सर्जरीज हैं ये एक लेज़र सर्जरी है। इसमें हम कॉर्निया में से, कॉर्निया जो कि काली पुतली हमारी है, उसमें से हम कुछ टिश्यू को रिमूव कर रहे हैं उसको रीशेप करने के लिए। ओके। हम उसको अगर हम सरफेस से रिमूव करते हैं उसको PRK कहते हैं। अगर हम एक लेयर को लिफ्ट करके, फ्लैप को लिफ्ट करके उस फ्लैप के नीचे रीशेप करते हैं लेज़र से, उसको लेसिक कहते हैं। और अगर हम एक पॉकेट बना के उसमें से एक टिश्यू निकालते हैं तो उसको हम स्माइल बोलते हैं। ओके। पर तीनों में हम जो है टिश्यू कॉर्निया का रिमूव कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच बाद में सर्जरी के बाद में जो कॉर्निया है वो और थिन हो जाती है।
अगर आपकी कॉर्निया में थिकनेस इनफ नहीं है, टिश्यू इनफ नहीं है, या आपका नंबर बहुत ज़्यादा है जिसमें बहुत ज़्यादा टिश्यू रिमूव करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, तो आपकी कॉर्निया उसके बाद में वीक पड़ सकती है, और ये वीकनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ सकती है, एंड विच कैन बी हार्मफुल फॉर योर विजन। नंबर फिर से आता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर आता है, आईज वीक पड़ सकती हैं। सो वॉज समथिंग कॉल्ड कॉर्नियल एक्टेजिया, एक्टेजिया, और ऑल्सो कैन बी कॉल्ड केरेटोकोनस, पोस्ट लेसिक केरेटोकोनस ऑल्सो। तो उसका डर होता है। इसलिए अगर किसी की कॉर्निया बहुत थिन है और नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम टिश्यू रिमूव नहीं करना चाहते, हम एक लेंस इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही एक थिन लेंस होता है, जो कि आपकी आँख में जो नेचुरल लेंस है, जो कुदरती प्राकृतिक लेंस है, उसके ऊपर जाके वो इम्प्लांट किया जाता है। थोड़ी सी स्पेस छूटती है, बट उस जगह पे उसी के ऊपर इम्प्लांट किया जाता है, जिससे कि आँख का नंबर करेक्ट होता है। 1 बाय 1 अगर लें, पीआर के जो है जिसे कहते हैं फोटो रिफ्लेक्टिव केरेटेक्टमी, ठीक है, which was the first one to be started, but which has been modified and improved over a period of time to become something called trans PRK with MMC. ओके, उसमें हम आँख के जो सरफेस है, जो काली पुत्ती की सरफेस है, उस पर लेज़र करके टिश्यू को एवेपोरेट करके कॉर्निया को रीशेप करते हैं, और एक मेडिसिन होती है माइटोमेसिन सी, उसको यूज़ करते हैं ताकि आगे चल के हेज नहीं हो, नंबर दोबारा से नहीं आए। बट बिकॉज इसमें सरफेस पे लेज़र हो रहा है, टिश्यू रिमूव कम हो रहा है, कोई बीच में कटिंग नहीं हो रही है, तो कॉर्निया की स्ट्रेंथ इसमें बेटर रहती है। देन कम्स लेसिक, जिसकी कॉर्निया में थिकनेस अच्छी है, नंबर मॉडरेट जो है, तो हम एक लेयर को लिफ्ट करके, फ्लैप को लिफ्ट करके, उसके नीचे हम जो लेज़र करते हैं, जिससे कि टिश्यू वेपरेट करके कॉर्निया को रीशेप करते हैं, फिर फ्लैप को वापस हम चिपका देते हैं। एडवांटेज लेसिक में ये होता है कि रिकवरी फास्टर होती है, डिस्कम्फर्ट लेस बहुत कम होता है। नेक्स्ट से यू कैन सी क्वाइट वेल एंड यू कंफर्टेबल एंड यू कैन रिज्यूम योर नेचुरल रूटीन लाइफ। पीआरके में बिकॉज पूरे सरफेस को हम रॉ कर देते हैं, तो उसकी हीलिंग में करीब 5 दिन का समय लगता है, सरफेस को कवर करने में 5 दिन तक काफ़ी डिस्कम्फर्ट रहता है। तो आपको अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, या इफ़ यू आर एम्प्लॉयड, यू टू टेक अबाउट से अ वीक ऑफ फ्रॉम योर वर्क नो, सो इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, एंड आँख में डिस्कम्फर्ट काफ़ी रहता है करीब 2-3 दिन तक। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नॉट प्रेफर्ड, बट इट इज़ चीपर, it is safer, though more uncomfortable and takes more time. Got it. And it is as accurate as any other surgery. LASIK is slightly more expensive, but the recovery is faster. जो विजन की रिकवरी फास्ट होती है, डिस्कम्फर्ट जो है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट रहता है एक दिन के लिए, 24 आवर्स में वो डिस्कम्फर्ट ठीक हो जाता है। नेक्स्ट से योर आईज इज क्वाइट कंफर्टेबल, यू कैन सी प्रीटी वेल, यू कैन रिज्यूम मोस्ट ऑफ द नॉर्मल एक्टिविटीज विद सम प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स। Okay. So is the smile or lenticle extraction also. There also the recovery is much faster. ठीक है, Though the tissue removed is slightly more in smile in for small numbers. And in case some number is left behind, then reshaping is not possible. So there are some limitations also, but there are some advantages too. So हर सर्जरी के pros and cons हैं। अपने अपने कोई हम ये नहीं कह सकते कि हर किसी के लिए पीआर के अच्छा है, या हर किसी के लिए लेसिक अच्छा है, या हर किसी के लिए स्माइल अच्छा है, नहीं। Depends on the patient. Then comes the ICL, and whereby we implant an artificial lens inside the eye. We are not removing anything. So a very high number can be corrected also. But उसकी भी अपनी कुछ limitations हैं. There should be enough space in the eye to accommodate the lens and not to crowd the tissues. अगर space कम है, लेंस डालने से कुछ क्राउडिंग होती है, तो आँख का प्रेशर बढ़ सकता है, which can be harmful also. Because we're entering the eye and putting foreign body inside the eye, so there's a small risk of introducing infection also. Those risks are very, very small. But we are not removing anything. yes, Because we are not removing anything, so potentially it is a reversible surgery. अगर प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम अगर दिक्कत हो, तो लेंस को हम निकाल करके सर्जरी को रिवर्स कर सकते हैं। पीआर के लेसिक स्माइल कैन नॉट बी रिवर्स्ड। got it. But for high numbers which are say -10 or above that, PRK LASIK smile are not possible. Okay. Up to 8 PRK LASIK smile are possible. 8 to 10 is a borderline zone where some cases it may be possible, some cases it may not be possible. This decision ki which surgery will be more suitable for a person is taken after all the tests are done, which include the tests for the cornea, corneal thickness, corneal topography, retina examination, eye pressure check, lens examination. So we do a thorough examination to test for eligibility
and we take measurements to decide on what kind of and how much of surgery to be done. Layman's term में if you go to a ophthalmologist and then they conduct certain test और वो 1-2-3 घंटे में हो जाते हैं. करीब 2 घंटे का समय लगता है इसमें. आँख में ड्रॉप्स भी डालते हैं, डायलेट भी करते हैं, कुछ पेशेंट ब्लरी भी होती है, एंड इट्स रिक्वायर्ड दैट उस टेस्ट से पहले आपको 5 दिन के लिए लेंस नहीं पहनने चाहिए, प्रेफरेबली 1 वीक. यू शुड बी ऑफ द लेंसेज, देन गो फॉर द टेस्ट, get thorough tests done, and then discuss with the doctor that what is the status of your eye and कौन सी सर्जरी आपके लिए मोस्ट सुटेबल है, क्या प्लस पॉइंट्स होंगे, क्या माइनस पॉइंट्स होंगे. आपको प्रश्न पूछने चाहिए. क्योंकि फाइन अगर आप हमें स्माइल एडवाइस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लेसिक क्यों नहीं करते हैं, PRK क्यों नहीं करते हैं, ICL क्यों नहीं करते हैं, अगर ICL करें तो लेसिक क्यों नहीं करते हैं. तो प्रश्न पूछने चाहिए, पूरी जानकारी लेनी चाहिए, अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाँ लोग समझते हैं कि महंगी चीज़ है तो ज़्यादा अच्छी है. आजकल प्रमोशंस एडवर्टीजमेंट्स से चीज़ें कुछ प्रमोट की जाती हैं, एंड आम आदमी समझता है कि हाँ यही बेस्ट चीज़ जो ज़्यादा दिख रही है वो ज़्यादा राइट, जिसके पुश प्रमोट किया जाता है वही बेस्ट चीज़ है. इट इज़ नॉट सो. इन मेडिकल ट्रीटमेंट इट इज़ नॉट सो. सो वी हैव टू बी बी फुली इन्वॉल्व्ड. And what I say is that the doctor and the patient have to become partners in this treatment process. Yes. Because nothing is perfect. There are pros, there are cons, there are difficulties in surgery, there could be issues and problems also, there could be discomfort also, and the results may not match your expectation. So it has to be a partnership project to be undertaken. जो 8 नंबर से ज़्यादा ऊपर होता है उनका 8 से 10 में बॉर्डर लाइन जोन है कि कुछ केस में लेसिक या लेसिक हो सकता है, बट कुछ केस में नहीं हो सकता है. 10 और above I will never say LASIK at all. 10 and above means ICL only. Okay. 8 to 10 is borderline zone. Up to 8 LASIK is preferable. LASIK or PRK or SMILE are preferable than ICL, and above 10 only ICL is the option. Yes. बट मैं ये नहीं समझ पा रही, जैसे हम जनरली देखते हैं कि आइज़ का विजन 6/6 होता है, और जब हम ऐसे नंबर्स की बात करते हैं 10, 12, 20 तो वो क्या रिलेट. ओके, सो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा. जो आँख है, एक व्यक्ति की आँख है, एक कैमरा की तरह है. जी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे काम करती है. सेम प्रिंसिपल पे काम करती है. एक्चुअली जो कैमरा जो है वो आँख से इंस्पायर्ड है, एंड सो आइज़ आर वेरी वेरी एडवांस्ड stereoscopic moving cameras. Yes. And with the AI and all those things built into it. So जैसे कैमरा में लेंसेज होते हैं और एक सेंसर होता है, इस तरह से आँख के अंदर भी लेंसेज होते हैं और एक रेटिना होता है. अगर जो हम बात करते हैं नंबर की, वो जो है फोकस, अगर आँख का जो खराब हुआ है, लेंस का फोकस खराब हुआ है, तो उसमें कितनी करेक्शन चाहिए, वो आँख का नंबर है. Okay. -1, -2, -5, +1, +2, +5 or cylindrical power, that is the focus adjustment which is required. जो 6/6 है, 6/12, 6/18, वो आपकी विजुअल एक्यूटी है, या कैमरा की नॉलेज में लें तो आपकी रेजोल्यूशन है. राइट, रेजोल्यूशन कैन बी 720p, it can be 180p, it can be 1K, 4K, 5K. That is the resolution. कि जो क्षमता है आपके आँख की, कितनी चीज़ को देखने की, रिजॉल्व करने की क्षमता है, दैट इज द विजुअल एक्यूटी. आई गॉट इट नाउ. रिफ्लेक्टिव एरर आने से, फोकस खराब होने से जो आँख को कम दिखता है, रेजोल्यूशन कम हो जाती है. बट इफ़ वी करेक्ट रिफ्लेक्टिव एरर, देन व्हाट इज द फाइनल विजन, आँख कितना देख पा रही है, कि क्या वो क्षमता जो है, जो रेजोल्यूशन है, वो नॉर्मल लेवल पे पहुँची है कि नहीं पहुँची है. तो वो दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द आई, एंड दिस इज द फोकस एडजस्टमेंट इन द आई. All right, Uncle, welcome to Magic Time. Thank you very much. So, as you know, Uncle, we all know you are an extremely fabulous eye surgeon, and we have discussed about your profession in the podcast as well. But there's something that the world doesn't know about you. Yes. There's a lot. बहुत कुछ है. Oh, ऐसे बहुत कुछ है. I'm sure. The world knows you as an excellent eye surgeon or an amazing, fabulous eye specialist. But the world doesn't know about your intricate passion towards singing, that you're a passionate singer. Yes. Why am I saying this? Because I've seen a couple of your videos that you uploaded on social media way back. जी. है ना? So I somewhere know that you have a soft corner for music and songs deep down in your heart. कॉर्नर नहीं है, पूरा दिल म्यूजिक में ही है.
awesome. कॉर्नर तो एक छोटा सा होता है, दिल फिर पूरा तो- म्यूजिक के अंदर है। फिर तो बहुत मजा आने वाला है. दिमाग ऑफ्थल्मोलॉजी में है, आई में है, दिल म्यूजिक के अंदर। Awesome. So today what we're going to do is we're going to actually create an experience for you around something that you're most passionate about, जिसका आपका दिल लगा हुआ है जिसमें, and it is not medical science, it is this time your passion for music, right? Okay, for that I need your phone. बिल्कुल सही। I request you to give me your phone with the lock open. ओके, बस पासवर्ड मत पूछिएगा। Password नहीं. I have your phone right now. What I'm going to do is, this is iPhone, right? जी। Okay, I'm not going to open YouTube, uncle, because YouTube में अगर मैं जाऊंगी तो there will be lot of recommendations and आपकी watch history में मुझे पता लग जाएगा what kind of content that you watch. Yes. Right. I'm going to go in Safari. So here I'm going to enter youtube.com here. I'm gonna open YouTube right here. And uncle, I'm going to search something in a while which will be related to you. जी। Now, before I do that, I want you to think of a very pleasant song in your mind, which our audience can relate with. Okay. Don't think of a very common song. Don't think of a very famous song. Don't think of your favorite song, जो आप अपनी आम जिंदगी में गुनगुनाते हो, आपके favorite song. There's a bleak possibility कि आपने उनके बारे में social media में upload किया और मुझे पता हो. So I want you to think of a very fresh song in your mind, but audience उसको relate कर पाए. जी। Are you thinking of that song in your mind? I'm thinking of that. So you have a song in your mind right now. You're already thinking of it? Absolutely. Song is already there, playing in my head. Okay, awesome. What I'm gonna do is, I'm gonna search something here. I'm gonna try and you're thinking of it. मैं चाह रही हूँ आप जो भी सोच रहे हो उसे आप सोचते रहो. और I'm gonna here type something. आप जो भी सोच रहे हो उसे सोचते रहो, और जब मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत, whether I'm right or wrong, but I'm gonna type something here. जब आप टाइप कर लेते हो तो बहुत सारे YouTube recommendations आ जाते हैं. I'm not gonna show it to you obviously. So of course I'm not gonna play one video. I've searched something here and I'm gonna keep this phone like this. And there's no way I can change it. अगर मुझे change करना होगा तो ultimately I will have to type it again. Yes. Right? Yes. Before I actually play the video, I want you to take that board and that marker and write the name of the song that you're thinking. Okay. I'm going to turn around, obviously. Yes. And don't show it to me. Just show it to the camera. Show it to the audience who is watching this. Okay. I'll do And that. once you're done, just let me know. I'll turn around. Yes. Are you done? नहीं, एक मिनट रुकिए। Okay. Why am I saying is, uncle, there's a possibility that जब आप ये, मैं आपको लिखने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप बोलोगे, there is a possibility कि मैंने आपके फोन में Google Assistant या फिर Siri ट्रिगर कर दिया. Do you agree with me? Yes. तो मैं चाहती हूँ कि ये वाली possibility भी rule out हो जाए. Yes. And there's no way in the world I can ever know what you're thinking. जी। Can I turn around? बिल्कुल। Uncle, there's no way in the world I can ever know out of millions of songs. Yes. YouTube पे हजारों लाखों songs हैं. There's no way in the world I can know, and I'm not even seen what you've written. बिल्कुल। And I've also ruled out the possibility कि अगर मैंने Google Assistant या Siri trigger कर दिया हो तो वो भी नहीं हो सकती. Right. So are you ready for this? Absolutely ready. Allow me, with your permission, I'm gonna turn the phone around and I'm gonna play the song. Yes. Are you ready? Absolutely. Okay. Okay, the ad is coming right now. But can you read what is the song? Can you read out loud? Yes. Okay, we'll play it for the audience as well. खुशबू देता है from movie साजन बिना सुहागन. I think this one's for you. Yes, this is the song. This is the song. Yes. And would you like to sing along? I'm amazed. I'm amazed. No, Yeah. it's beautiful. It's This a beautiful one's song, and it's a song with a message. Yeah. It's one of my favorite songs. Awesome. And song with a message which says कि मधुबन खुशबू देता है और जीना उससे जीना है जो औरों को जीवन दे. Awesome. I think that's your motto of your That's life. the motto and of my life. And motto of everyone's life. Should be Should motto of most people's life. You know? Yes.
And Awesome. it's Hope you liked beautiful. it. Oh, yes, I'm amazed. This is mind-boggling. And Yesudas is one of the famous singers and one of the very old songs and one of my favorites. Awesome. And I love to sing it. Though I think I've not posted this song in a long time, so you could not have guessed it. Great. Yeah, thank you. Yes, yeah. Hope you liked it. Let's switch back to the conversation. Sure. अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है उसको डर लगता है कि दर्द कितना होगा, क्या कॉस्ट है, मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी, एंड दीज आर द कॉमन डाउट्स जिसकी वजह से हम डिले करते रहते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते हैं. तो इन पे आपका क्या कहना है? तो लेसिक में ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द तकलीफ नहीं होता है. आँख पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है, थोड़ा खिंचाव पड़ता है. टाइम टेकन इज अबाउट हाफ एन आवर फॉर द होल प्रोसीजर टू फिनिश. ऑपरेशन के करीब 2 घंटे के बाद में हल्का सा डिस्कम्फर्ट, हल्का सा पेन होता है. एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इरिटेशन, वाटरिंग होती है जो कि 24 आवर्स लास्ट करती है. आफ्टर दैट इट बिकम्स फाइन. ठीक है. Similarly, in case of smile also, PRK में on the other hand, again during the surgery कोई discomfort नहीं होता है, but half an hours afterwards there is significant discomfort is there, for which to take care of that we put up contact lens on the eye. We give some medicines also to reduce the comfort, but yes, moderate discomfort is there, which variably lasts from 2 to 5 days in different people. That's why उसमें छुट्टी लेने की आवश्यकता होती है. PRK में टाइम ज़्यादा लगता है. स्माइल में नहीं होती. लेसिक स्माइल में 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी लेके काम चल सकता है आपका. PRK में 1 हफ्ते का समय लगता है, बट इट डज नॉट मीन इट्स अ बैड सर्जरी. एज आई सेड, it is the safest of the 3 surgeries, and equally effective surgery, and also the cheapest of the 3 surgery. But discomfort ज़्यादा है, रिकवरी का टाइम थोड़ा सा लंबा है. Got it. ICL में अगेन ड्यूरिंग द सर्जरी सिर्फ आँख पे प्रेशर पड़ता है, कोई पेन डिस्कम्फर्ट नहीं होता है. 2 आवर्स आफ्टर द सर्जरी हल्का सा पेन होता है, उसके लिए मेडिसिन दी जाती है. आफ्टर अ डे और सो पेशेंट इज क्वाइट कंफर्टेबल. अगेन 1 or 2 days break from the work is all that you need. आई रिमेंबर आपने मेरी एक आँख की सर्जरी एक बार की थी एंड देन एक बार की अगले मतलब 1 हफ्ते बाद बाद की में थी. की थी. एंड व्हाई इज दैट? एनी इंट्राओकुलर सर्जरी जिसमें कि हम आँख के अंदर एंटर करते हैं, कभी भी एक साथ में नहीं करनी चाहिए. ओके. एंड उसको हम कम से कम 1 to 2 weeks का गैप देते हैं टू बी श्योर दैट देर इज़ नथिंग, नो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स इन द आई, देर इज़ नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन द आई. बिकॉज अगर कोई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, आपने दोनों आइज़ में सर्जरी एक साथ में कर दी और इन्फेक्शन दोनों आइज़ में चला गया, इट कैन बी डेवास्टेटिंग ऑल्सो. सो एज अ सेफ्टी मेजर it is desirable to do the 2 eyes a week to 2 weeks apart. Can you run us through the cost of the surgery for the sake of the audience? सर्जरी की कॉस्ट बहुत वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सिटी में लोकेटेड है. मेट्रोज़ में कॉस्ट ज़्यादा है, बाकी सिटीज़ में कॉस्ट कम है. बट एक रफ एस्टिमेट मान लें तो PRK जो सर्जरी है, PRK ट्रांस PRK विद माइटोमाइसिन C वुड बी इन द रेंज ऑफ अबाउट 30,000-35,000 फॉर बोथ आइज. Okay. लेसिक उसकी भी अगेन डिफरेंट वेराइटीज़ हैं. एंड say a standard LASIK with SBK flap, which is a good LASIK also, would be somewhere around the range of about 50 to 60,000 or so. Again, varies from place to place. Some customized LASIK, wavefront guided LASIK, Contura, other fancy names. Every company gives very fancy name to their own style of doing LASIK, and they tend to project कि हाँ कि हमारा product है that is the best. ऐसा नहीं है, they're all very very good. So customized LASIK, whether they're aberrometer guided LASIK or whether they're topography guided LASIK, and they're in the range of about 60 to 70,000. अगर हम femtosecond LASIK की बात करें जिसमें कि फ्लैप भी एक लेज़र से क्रिएट होता है, it may be in the range of about 1 lakh or so. Smile or any other forms of Smile Pro, Silk, basically lenticle extraction जो है, they are in the range of about 1.25 to 1.5 plus minus something. ICL जो है एज ए बॉल मार्क ले लें तो ICL सर्जरी जो है पर आई कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 lakh per eye. एंड there are 2 types of ICL, toric, non-toric. Non-toric थोड़ा चीपर है, toric थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट that is a rough ballpark figure for per eye 1 lakh. These are the most common charges or fees which is applicable in most places. I mean, this is just to give an idea to the audience. Yes, yeah, it is important when they're planning for something, having estimate of
it helps in budgeting for that, preparing for that, no, because it's an elective surgery. There's no emergency in that. You can actually plan, you can budget, you can plan your timings also, and it's a planned surgery. There's no rush for that, no. Got it. So all this, because with the proper preparation and planning, you can actually get better results, more comfortable also. मैंने लेसिक तो नहीं कराया बट ICL कराया, विच इज़ अ लेंस इन ट्रांसप्लांट. आई स्टिल रिमेंबर जब आप मुझे ऑपरेट कर रहे थे, आई हैव नेवर सीन समबडी इतनी स्टडी हैंड्स एंड द साइकोलॉजी मेरे उस समय you were talking about me with shows and travel because obviously you were trying to engage me कि मुझे डर ना लगे, ये आपकी टेक्निक है of dealing with patients. And that was the most smoothest surgery I've gone through. Trust me, I've gone through a lot of surgeries. And तो उससे ना एक रेफरेंस आ रहा है मेरे दिमाग में कि आई थिंक आपका जो प्ले ग्राउंड है, आपका जो स्टेज है, वो काफ़ी छोटा है. I mean, we are not operating on stomach or we're not operating on a very big organ. I've seen शायद सबसे ज़्यादा steadiness आपके हाथ में. And how do you do that? और मुझे इससे ना एक और रेफरेंस याद आ रहा है कि मुन्ना भाई का एक डायलॉग है कि जब डॉक्टर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनके हाथ नहीं कांपते, बट उनके अपना कोई बैठा होगा तो शायद उनके हाथ कांपेंगे. So is that true? Or it's like, how do you have these steady hands? तो सबसे पहले तो मैं आपके आखिरी प्रश्न का जवाब दूंगा. बहुत साल पहले मैंने अपनी मदर की दोनों आइज़ ऑपरेट की थी, एंड पहले एक आँख की थी, उसके करीब एक महीने बाद दूसरी आइज़ की थी. और जो एनेस्थेटिस्ट मेरे को देख रहे थे, उन्हें बाहर आके मेरी वाइफ से बोला था कि इतने स्टडी हैंड्स मैंने नहीं देखे. Awesome. और अगर हम उनके आपके हस्बैंड के हार्ट बीट चेक करते तो शायद बिल्कुल एकदम बाय द क्लॉक हार्ट बीट कर रहा होता. ही वाज सो काम एंड सो स्टडी. So the question which came to my mind before I took upon the task of operating on my mother was कि क्या मैं ऑपरेट करूं या मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि शायद मेरे से सीनियर हैं, बड़े एक्सपीरियंस है, कि मैं उनसे ऑपरेट कराऊं. तो मैंने अपने आप को एक जवाब दिया कि अगर मेरे में अपनी मदर की आँख को ऑपरेट करने की क्षमता नहीं है तो मेरे को किसी और की मदर की आँख पे ऑपरेट करने का कोई भी अधिकार नहीं. That was deep. And that is the reason why I did it myself. And when I did the first, I called up one of my friends कि हाँ, be on the standby. In case I feel nervous, in case I have any difficulty, मैं आपको बुलाऊंगा, आपकी सहायता लूँगा, आप स्टैंड बाय पर रहिएगा. And of course, I did not have to call him. And for the second, I did not even have anybody on the standby. मदर को ऑपरेट किया. उससे बड़ा टेस्ट था जब मैंने अपने फादर इन लॉ को ऑपरेट किया. रिस्क वॉज इवन मोर. मदर तो अपनी माँ है ना कि हाँ गलती भी होगी तो माफ़ कर देगी, लेकिन फादर लॉ अगर है तो उसमें तो स्टेक्स बहुत हाई हैं कि आपने हल्की सी भी चूक करी तो ज़िंदगी भर के लिए आपके घर में जो है बर्तन खटकते रहेंगे. Jokes apart. I think it is our training and our experience and the technique which makes our hands steady. And when you keep doing things over and over again, you become very, very steady and comfortable also. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा स्टेज बहुत छोटा है. It is a micro surgery we do, and we don't deal in millimeters. Nowadays we deal in microns, which is 1,000th of a millimeter. So our जो आई सर्जरी की जो प्रिसीजन लेवल है वो अब माइक्रॉन्स तक पहुंच चुका है. No other field of medicine is that microscopic. You can actually call it a nanosurgery. Yes. And because we be dealing at microns level, for example, when we do LASIK or PRK, and or we do even catheter surgery also, जो tissues का जो measurements हैं वो microns में जाते हैं. कितने micron tissue remove होना है, and जो हमारे incision size है catheter surgery का वो होता है 2.0, 2.2 millimeter, or 1 millimeter. Through this the whole surgery has to be done. So it's very, very highly precise surgery. We are aided by technology. Technology comes is a big help now. And there have been a lot of technological advances. So science has actually helped us do that surgery in a more precise way. So जो tools, जो औजार उपलब्ध हैं आजकल टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, for example, जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, that helps us see at that fine level. And other tools that we have at our disposal are all very precise and microfine tools. So they enable us to perform this microsurgery. But with experience, with proper training, most people
most surgeons become very, very steady and very, very competent. So it's not that it cannot be learned. No, I would say that अगर आप आई सर्जरी फील्ड में आई सर्जन को देखेंगे तो if you take experienced surgeons, most of the experienced and well-known surgeons are equally competent. एक मैं मिथ यहाँ से हटाना चाहूँगा, वो मिथ है कि बेस्ट आई सर्जन, बेस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट सेंटर, बेस्ट हॉस्पिटल. मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं है. द ओनली बेस्ट डॉक्टर इज द पावर से above. यू कॉल दैट पावर गॉड, डॉक्टर भगवान, डॉक्टर ईश्वर, राइट? वो बेस्ट है. बाकी सब जो उसके हैं नीचे हैं, जो नीचे हैं, कोई बेस्ट नहीं है. सब अच्छे डॉक्टर्स हैं. कोई थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा कोई कम अच्छा है, किसी को एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, किसी का एक्सपीरियंस कम है, किसी के जो रिजल्ट्स हैं थोड़े से ज़्यादा प्रिसाइज हैं, किसी के थोड़े से कम है. बट मोर और लेस a fairly equal level of expertise and competence is there. So one should not worry too much about that part. जो डिफरेंशिएटर आता है वो आता है ह्यूमन वैल्यूज़ पे. आजकल जो है ह्यूमन वैल्यूज़ डिफर करती हैं. नॉट जस्ट इन माई फील्ड, नॉट जस्ट इन मेडिकल फील्ड और ऑफ्थल्मोलॉजी, इट इज़ ट्रू इन एवरी फील्ड. एक्सपर्टीज, कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस, प्रिसीजन, टेक्नोलॉजी हर किसी के पास उपलब्ध है. फ़र्क क्या है? इंसान की इंसानियत का फ़र्क है. कुछ लोग कमर्शियली ड्रिवन है, कुछ लोग पैशन ड्रिवन है, कुछ लोग इमोशन ड्रिवन है. तो हर किसी का जो ड्राइविंग फोर्स है वो अलग अलग है. एंड दैट डिसाइड्स हाउ दे डील विद द पेशेंट एंड हाउ दे ट्रीट द पेशेंट आल्सो. वेरी वेल सेड. आई एम इन फुल अलाइनमेंट टू व्हाट यू सेड. धन्यवाद. आई थिंक मेरी भी सीख यही रही है पापा और भाई से. व्हाट मेक्स अस स्टैंड आउट in front of our audience is the intention with which we perform, is the intention with which you perform on your stage. Yes. This brings me to the next question. I really want to ask you, genuinely I'm interested. I have heard कि आपने shift किया है from a corporate doctor to a charitable place. Yes. Generally हम ऐसा नहीं transition देखते. We generally see the opposite. We generally see commercial driven doctors or professionals more, and that is okay. सबकी अपनी अपनी choice है. But what made you do this shift? I'm glad कि आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा. इसी बहाने से, इसी माध्यम से अपने मैं विचार प्रकट कर सकता हूँ. जो मेरे करियर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी चैरिटेबल हॉस्पिटल से. Okay. पहले नेपाल में मैं था एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिमालय आई हॉस्पिटल, विच इज़ अ प्योरली चैरिटेबल हॉस्पिटल. देन जब दिल्ली में वापस आया मैं, तो लायंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो है अगेन चैरिटेबल हॉस्पिटल, वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई थी. ठीक है. एंड मैंने करीब पहले 5-6 साल जो है इन हॉस्पिटल में बिताए. वहाँ पर बहुत ही कंपैशनेट काम किया एंड क्वालिटी सर्विसेज में काम किया. हाई वॉल्यूम डिड नॉट मीन लो क्वालिटी. सो वी डिलीवर्ड हाई क्वालिटी केयर एंड हाई क्वालिटी रिजल्ट्स एट अ लो कॉस्ट टू वेरी बिग रेंज ऑफ population. ठीक है. Then slowly a transition to corporate side and almost got detached from the charitable side. And I spent about 20 years in Max Healthcare, about 3 years in Fortis Healthcare, 1 year in Vasan Eye Care also. They're all corporate and big hospitals and very good places. But वो एक अलग philosophy से काम करते हैं. They are delivering high quality care, but also profit plays an important role because most of these hospitals have people who invest a lot of money in that. Investors उन लोग फंड करते हैं. जब वो इन्वेस्टर फंड करते हैं वो एक तरह उनके लिए एक बिजनेस वेंचर है. वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहते हैं. जी. जस्टिफाइड है बिल्कुल, उसमें कोई बुराई नहीं है. तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं. जब रिटर्न और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो वो जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो आपके रोज़मर्रा के फंक्शन पे प्रभाव डालता है, आपकी अप्रोच को चेंज करता है. तो जो अप्रोच है, जो प्राइसिंग है, एवरीथिंग इज़ बेसिकली टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. बुरा काम नहीं होता, गलत काम नहीं होता है, लेकिन एक प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट पे फोकस किया जाता है. वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है. क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए प्रॉफिट पे भी फोकस किया जाता है. तो एक वो अप्रोच है जो कि अच्छी अप्रोच है. मैंने ऑलमोस्ट 25 साल उसमें काम किया है. एंड मैंने
I worked very, very compassionately, very honestly, very ethically, because I feel that compassion, ethics, charity is not meant for poor people only. It is meant for everybody. Yes. कोई अगर व्यक्ति अगर आपको अफोर्ड करता है, ज़्यादा पैसे खर्च करता है, डज नॉट मीन दैट यू हैव टू रॉब हिम ऑफ रिप हिम ऑफ द मनी. Yes. That person also deserves compassion and an ethical approach. So I worked, and all these organizations, they supported me. एक ये मिथ है कि जो लोग समझते हैं कि हाँ कि वो कॉर्पोरेट डॉक्टर्स पे प्रेशर होता है अनएथिकल काम करने का. नहीं, ऐसा आई नेवर फेल्ट एनी सच प्रेशर एट ऑल. Nobody ever pressed me for that. Whether it was Max Healthcare or Fortis or Boston, there was never ever any pressure from the management to do anything wrong or to even generate more money or targets and all. There were no such pressure at all. I worked with my own principles and gave good results. My work built up. My revenue also built up. My earnings also built up. And I was doing very, very well. Very, very comfortable, happy. Patients were happy. Organization was happy. I was happy. Earning very, very well. Doing honest work. Okay. बट मन में कहीं पर एक छोटा सा वॉइड था, वैक्यूम था कि मैं जिस जिस राह में निकला था, थोड़ा सा शायद उस राह से भटक गया हूँ, Deviate हो गए. डिविएट हो गया थोड़ा सा. और कि मैं जो करना चाहता हूँ, जिस तरह से करना चाहता हूँ, वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ. So समथिंग मिसिंग. And also at my age, when everything is settled and taken care of, I was thinking to do something more for the society, to give back to the society. And with that thought, I started looking for some place to do some charitable work. मैं पहले सोच रहा था कि हाँ कि हफ्ते में एक दिन मैं चैरिटी करूँगा, बाकी दिन मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करूँगा. पर इस तलाश में मेरे को आई केम अक्रॉस this wonderful eye hospital, which is called Indira Gandhi Eye Hospital. It is in Gurgaon in Sector 62. जब मैंने उस हॉस्पिटल को विजिट किया तो एक तरह से मेरी आंखें चौंधे आ गई. Such a wonderful, beautiful eye hospital. Then when I got into conversations with them and I said, okay fine, मैं एक दिन के लिए चैरिटी करना चाहूँगा. Then they said, why don't you come full time with us? And because hospital also requires somebody to take it forward. Because जो vision है hospital की was vision to become state of the art world class hospital on the lines of the big hospitals down south. उसी lines पे ये hospital की promoters की vision थी, trust की vision थी कि हम उस level का hospital बनाना चाहते हैं. And they were looking for somebody who could actually translate their vision into ground reality. और उनकी वैल्यूज आपके साथ अलाइन कर गई. Vision, mission, values, philosophy, मेरी philosophy से align कर गई. So finally, I decided to make this move, to go back, to give it back to the society. Now this hospital, like many of the hospitals down south, works on a principle of both charity and a very humanitarian private work. Ethical, compassionate private work and charity work, to be self-sustaining. So whatever are the earnings from the private work is put into the charity part to support the charity, so that the hospital is self-sustaining. And any institution, if it is not self-sustaining, if it is not self-progressing, it declines. Yes. So that is the vision of the hospital, and which is I really admire that philosophy and admire that vision. And I got impressed, and that is the reason why I made this move. Initially, my management at Max Healthcare tried to stop me, but when they realized that what was the reason I was going there for, they supported me. They appreciated my decision and supported me in that decision. Hence, I'm here in this new hospital with the idea of taking this hospital to a level where we can actually deliver eye care with compassion and ethics, also deliver high quality academics, because there are a lot of teaching and training programs that are there, and we were starting some more. And we'll also be doing a lot of research to benefit the society. So एक तरह से वो जो cycle थी वो complete होगी. I started with the charitable play institution now, the charitable teaching research institution, and I'm back to the cycle is back to the same place now. I think towards the later part of the life, that is what the approach should be. मुझे दो बातें बोलनी है यहाँ पे.
एक तो हॉस्पिटल धन हो गया आपको पाकर। नहीं, मैं भी धन्य हुआ कि मेरे को एक अवसर मिल रहा है वो काम करने का जो मैं करना चाहता हूँ। इट वर्क्स बोथ वेज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। दूसरा ये कि बहुत कम लोग के अंदर एक करेज होता है कि वो झांक पाते हैं विद इन, और वो ये निकाल पाते हैं कि उन्हें एक्चुअली क्या चाहिए इन आर डे टू डे लाइफ, स्पेशली एट अ स्टेज जहाँ पर आप हो, स्पेशली एट मुकाम जहाँ पर हो। हर कोई एक ईज मोड में आ जाता है कि अब आप एक सक्सेसफुल पीसफुल लाइफ में अपने पहुंच चुके हो, आपने अपने सारे काम कर लिए हैं, एंड नाउ यू विल अर्न एंड यू विल एंजॉय योर करियर एंड फैमिली। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये डिसीजन लेना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। कुछ डाउट्स आए थे, कुछ डर भी लगा था, बट आई जस्ट kept this focus on my mind that uh, what is my objective, what is my purpose, and I have to do the things to be able to achieve that purpose, achieve that objective. क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो आपको देख रहे होंगे और सेम स्थिति में, सेम मनोस्थिति में होंगे, वो आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं फॉर श्योर। I will be very happy. It'll be my privilege, and I would feel that I've done more than what I set out to do. आई वेरी सिग्निफिकेंटली रिमेंबर जब मैं आपके फॉलोअप्स के लिए आपके पास आती थी, आपकी क्लिनिक पे अंदर जाने से पहले ऑब्वियसली देयर वर लॉट ऑफ पेशेंट्स वेटिंग में। तो एक पेशेंट जिनका मेरे साथ इनकाउंटर हुआ, एंड मैंने हर बार अपने फॉलोअप्स में देखा कि आप एक ऐसे डॉक्टर हो जिन्होंने बहुत सारे वेरीड फॉर्म ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ केटर किए हैं। तो आज मैं जाके बताती थी मम्मी को, आज मुझे ये पेशेंट बाहर मिले, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। एंड वन ऑफ द केस आई रिमेंबर इज़, मुझसे पहले एक पेशेंट थे जो अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, एंड आई थिंक ही लॉस्ट हिज sight in one of the blast that happened, and he was sitting with one of the acquaintances और वापस में डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक उन्होंने अपनी हेयरिंग एबिलिटी भी खो दी थी, तो वो उनको ट्रांसलेट कर रहे थे, एंड वो दोनों बात कर रहे थे। तो मेरी उनसे बातचीत हुई, तब मुझे पता चला कि अच्छा, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, हैव सीन यू डीलिंग विद पीपल फ्रॉम नाइजीरिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो, जो हम पेशेंट बाहर वेटिंग लाइन में होते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू मेडिकल टूरिज्म, and I've seen you dealing with different kinds of patients as well, from अलग अलग तरीक़ों से उनकी आई साइट गई है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, मैंने कभी, हम इंडिया में ऐसे केटर नहीं करते केसेस, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, एंड व्हाट इज़ योर टेक व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस इतने वेरीड पेशेंट्स को डील कर बना है, हाउ इज़ दैट लाइक? जो अब जैसे कि मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, इसका सिलसिला आई थिंक शायद मुझसे ही शुरू हुआ था 2002 में। ओके। एक अफ़गानिस्तान से यंग लेडी who could not see anything had to wear very high powered glasses and was practically blind, was working for UN. So she had come to India way back in 2002, and I did the treatment for both the eyes. The whole treatment process took about 1.5 months or so, and she regained her vision, almost complete vision, and she was so delighted and so happy. And because वो सब चीज़ नई थी, wow, it was all over the news. Her interviews were published in Indian newspapers, in Afghanistani newspapers. It became, she got magical results to her condition, and it became a point of conversation. And that is how the word spread. And then slowly she started sending patients to us, because she was part of the UN. UN also supported those patients, So those UN-sponsored patients started coming to India. और वहाँ से शुरुआत हुई थी, एंड फिर ये इतना बढ़ गया कि मेडिकल टूरिज्म बन गया, एंड एक वो सिलसिला बन गया जिसमें कि बहुत लोग बेनिफिट हुए हैं। ऐसी कंट्रीज जहाँ पर कि मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वो यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करा के जाते हैं। बट इससे ये भी देखने को मिलता है कि इंडियन मेडिकल सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है, क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, जितने भी मेरे नोन लोग बाहर रहे हैं, कि बाहर जब आप डॉक्टर पे जाते हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर का एक्सेस नहीं मिलता, यू हैव टू सर्टेनली गो थ्रू अ हायरार्की। फर्स्ट अ फिजिशियन, अगर आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना है, फिर सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाना है, एंड देन वो हायरार्की में चीज़ें डिले हो जाती हैं। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल सही कहा आपने।
हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, बुराइयाँ करते हैं अपने देश की, लेकिन एटलीस्ट मेडिकल फील्ड में जो इंडिया है बहुत ही विकसित है, बहुत ही एडवांस है. वी आर it won't be wrong to say we are way ahead of most other countries, if not all of them. और उसका रीज़न ये है कि बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस इतना वास्ट है, सुविधाएं सीमित हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट उन्हीं सुविधाओं से उन्हीं रिसोर्स में हमने काम करना है. एक्सपीरियंस वास्ट है, वी गेट टू सी सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ conditions with limited resources, as a result of which our skills, our clinical skills, our the art of medicine becomes highly developed for in India. Yes. And you would say that this was same thing was applicable during the COVID times. Yes, certainly. It won't be wrong to say that the medical system, the doctors, their experience, not only their knowledge and the skill, but also the art. And I would not say कि बाहर के देशों में डॉक्टर में आर्ट नहीं है, बट वहाँ की शायद जो प्रैक्टिसेस हैं, लॉज हैं, जो दे सो स्ट्रिंजेंट that they limit you, they bind you. Those doctors are chained. They can only practice the science of medicine. They cannot practice the art of medicine. We, on the other hand, because we do not have those stringent norms, we kind of create a balance of the science of medicine and the art of medicine. And we'll say that all forms of medicine are prevalent. No? Even the quacks are doing a very good job in India, and so which is the requirement of India. So art and science and medicine both go hand in hand in India, and that is also the reason why we are way advanced, which we're way ahead. No, we approach the patient as a human being. We do not approach the patient as a science project. Yes. इंडिया में आप डॉक्टर फ्रेंड को फ़ोन करते हैं कि हाँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मेडिसिन बता दो, हम मेडिसिन बता देते हैं, आप जाके केमिस्ट से मेडिसिन लेते हैं, नो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, नो क्वेश्चन आस्क्ड, राइट. एंड सो ओवर द काउंटर medicine treatment बहुत चलती है. Even chemists will give you a lot of treatment like that, which is not possible in the West. No. Yes. But that is also a requirement of India, because healthcare has not penetrated to the remotes. अगर हम इस चीज़ को बंद कर देंगे तो जो कुछ लोग बेनिफिट हो रहे हैं इस अनरेगुलेटेड सब से, वो बेनिफिट नहीं पा पाएंगे. And we'll have a huge burden of those patients. Yes. So we have to. So the Indian style will have to continue, and it's working for us. It has both pluses and minuses, pros and cons, बहुत चीज़ें हैं, and which became prominent in the COVID times. Yes. Indian doctors were, had the freedom to use steroids, and where in the West they could not use steroids, but that saved a lot of lives, And we started treating patients over the phone. In the West, that is not possible, and of course, in India also before COVID, telephonic teleconsultation was illegal. I would never prescribe a medicine before COVID times. But fortunately, the government allowed teleconsults during the COVID times. And thereafter, we have helped a lot of patients over the phone. We continue to do so, which is not possible in any other country, at least not in the West. I mean, like, conversations like these or meetings like these makes me more grateful. Because आप लोगों से बात करके ये पता लगता है कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या हो रहा है. एंड क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल जर्नी हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड doctors a lot from past few years, so I'm extremely grateful to this profession, and thank you uncle for what you're doing. Thank you very much. आपने काउंटर पे काफ़ी सारे अब बात की, there are lot of drugs available over the counter. तो जब भी हमें कोई एक नॉर्मल इंसान को इशू होता है आई में, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही बोला था कि ये सबसे अंडररेटेड पार्ट है, हम निगलेक्ट करते हैं और डॉक्टर्स पे नहीं जाते. जब हमें एक नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में इशू होता है, वी डायरेक्टली गो टू फार्मासिस्ट, बी वी ईदर ओपन गूगल और यूट्यूब एंड वी सर्च कि अच्छा ड्राइनेस हो रही है, इचीनेस हो रही है, लाल हो गई आँख, तो क्या करें. तो ऑब्वियसली इज दिस अप्रोच एक्सेप्टेबल? I am not totally against this approach, and because everything has got its own value. जी. But I would like to put things in perspective. जी. अगर आपको आँख में कोई हल्की सी इरिटेशन होती है, आप केमिस्ट के पास जाते हैं. Chemist definitely knows more than what a layman does. Yes. If he gives you some simple soothing drops, some lubricant drops, there is nothing wrong in trying that out. Okay. But anything more than that, any more serious issue should not be dealt with by the pharmacist.
एंड मोस्टली फार्मासिस्ट आपको गाइड कर देते हैं कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए. ऑप्टिशियंस ऑल्सो डू द सेम थिंग. So that is how it should be. Yes, you can say a first aid can be taken over the counter, but anything which is more than minor, you should consult a proper eye specialist. Okay. Regarding Google, Google is a very valuable source of information and knowledge. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है एंड ट्रीटमेंट एडवाइस हुई है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, you should always Google it. In fact, you should Google it and try to understand better. Try to understand the treatment also, the pros, cons, side effects, everything, so that you understand with what is happening with your body. लेकिन आप गूगल से सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ ट्रीट मत करें. द रीज़न इज कि गूगल आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी सिचुएशन में एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है, कौन सी ट्रीटमेंट एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है, वो पर्सपेक्टिव, वो अंडरस्टैंडिंग गूगल नहीं दे पाता है. तो वो गूगल है, वो डॉक्टर गूगल नहीं है. तो उसको खाली गूगल की तरह यूज़ करें, उसे डॉक्टर गूगल की तरह ट्रीट मत करें. True. बट यस, अपनी कंडीशन के बारे में अगर आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे लेसिक के बारे में सोच रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट लेसिक, साइड इफेक्ट्स, व्हाट हैपन्स, यू कैन ऑलवेज डू योर रिसर्च ऑन दैट. But don't base any decision on that. Don't decide yourself. No. Yes. Do not decide your treatment. Do not decide your diagnosis also. Leave that job to the experts. आई थिंक ये हमारी कंडीशनिंग का ही पार्ट है. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. जब मुझे पता है मेरी सर्जरी होने वाली है, वेदर इट वाज ACL और ICL, Yes. I YouTubed it and I have seen the whole surgery because मुझे पता होना चाहिए मेरे साथ क्या हो रहा है. इनफैक्ट ACL में आई वाज वाइड अवेक. आई टोल्ड डॉक्टर महेश्वरी कि आप मुझे एनेस्थीसिया से पूरा बेहोश मत करना. आई हैव सीन माय सर्जरी. और एक चीज़ और का ध्यान रखना होता है कि जो these platforms which give you a lot of information, these are all open platform. These are not regulated platform. यस. हर तरह के लोग हर तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पुश करते हैं. कौन सी इन्फॉर्मेशन किस उद्देश्य से पुश की जा रही है, उसके पीछे क्या इंटेंट है, यू कैन नॉट फिगर दैट आउट. जी. Which information is valid, which is not valid, which is accurate, which is not accurate, no, which is being overplayed, which is being underplayed, you cannot really have a clear understanding with that. So just go onto these platforms for getting dry information. सिर्फ रूखी सूखी जानकारी प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों पे आप जाएं. ठीक है. उसके आधार पे अपना ना इलाज करें और ना ही अपनी मर्ज को डायग्नोज करने की कोशिश करें. वेरी वेल सेड. अ मच नीडेड एडवाइस, आई वुड से. यस. एक और डाउट है मेरा कि जो काजल लगाते हैं हम आँखों में, वो ऑब्वियसली वी आर कंडीशनड एज गर्ल्स, तो मैं लगाती ही हूँ, बट आई सीन कुछ लोग बच्चों में भी लगाते हैं. तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका कोई रीज़न है, या उसे करना चाहिए उस प्रैक्टिस को फॉलो, या नहीं करना चाहिए? पहले तो ये जानना चाहिए कि हाँ, कि काजल लगाने की प्रथा कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई. Hmm. पुराने ज़माने में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में, एक डिजीज़ जिसे कि ट्रिकोमा कहते हैं, ओके. रोहे कहते थे हिंदी में, बहुत ही कॉमन थी. 70% ऑफ द पॉपुलेशन यूज टू हैव ट्रिकोमा, ओके. क्या होता था उसमें? विच इज़ वेरी बैड क्रॉनिक इन्फेक्शन, जिससे कि आंखों की नज़री रोशनी भी जा सकती थी. ओके. तो उस समय इलाज उपलब्ध नहीं थे, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, मेडिकल सर्विसेज वर नॉट इजीली अवेलेबल. तो घर में काजल बना के आंखों में काजल डाला करता था, दिया जाता था. जब बच्चा पैदा होता था तो दाइयाँ बच्चे में असिस्ट करती थी डिलीवरी में. बच्चा जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में पैदा होते थे, आंखों में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत हाई होता था, ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम का. दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे, तो उसकी भी इन्फेक्शन की रोकथाम करनी थी. तो घर में काजल बनाया जाता था जिसमें कि थिंग्स लाइक कॉपर, जिंक एंड सम अदर एलिमेंट्स वर एडेड. दीज एलिमेंट्स हैड अ antiseptic or antibacterial, anti-infection role to play. Okay. And that is why this kajal was used. It was used in the form of a treatment or of a preventive treatment. But since it was again a very raw, very crude way of making a crude medicine, it would also cause a lot of side effects and problems. अब जो है उन सभी बीमारियों की जो प्रॉपर दवाइयाँ in the pure form उपलब्ध हैं, medical treatments available. So we don't need that, no. But somehow, as a fashion, as a cosmetic use, this trend has continued. And let me warn you, caution you. एक मैं चेतावनी देना चाहूँगा बिल्कुल. कि all जो cosmetics हैं, ये ड्रग कंट्रोल के अंदर नहीं आते हैं. इसके साइड इफेक्ट स्टडी नहीं किए जाते हैं. आँख में, बॉडी में क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट नहीं होगा. तो ये ड्रग कंट्रोल को बाईपास करते हैं अंडर द कॉस्मेटिक लाइसेंस, विच इज़ वेरी इजी टू ऑब्टेन.
Okay. And the cosmetic company has got no liability also for its safety also. So uh, ideally one should avoid any chemical from going into the eye. अगर आपने कॉस्मेटिक्स यूज़ करने हैं तो स्किन पे यूज़ कीजिए, वाटर लाइन पे यूज़ मत कीजिए, आँख के अंदर मत डालिए, बाहर स्किन पे लगाइए. अगर एज ए कॉस्मेटिक यू कैन यूज़ आई शेडो, यू कैन यूज़ आई लाइनर, यू कैन केयरफुली यूज़ मस्कारा, डोंट यूज़ काजल. Okay. Don't put anything on the waterline which goes into the eye. If it goes into the eye, it can be potentially harmful. This is a much needed advice for all of us. Yes, especially for all the pretty girls, that about kajal. You can, so the eyeliner would serve the same purpose of making your eye look bigger and more prominent and more attractive. That is the aim as a cosmesis, and you don't need kajal for that. Though I've been practicing no makeup or nothing of this sort, and I think ye one of the additions hai, because that's my personal choice of I don't like to put anything on my skin. I'd like to keep it raw. That is ideal. Yeah, and now addition has come. That's ideal. That is how I have always. I don't apply anything to my skin, Yeah. and my skin does not show my age. Yeah. So I can say that I'm a testimony to the fact that you should stay as natural as possible. Take care of your health. आई थिंक दिस वॉज मच नीडेड फॉर मी ऑल्सो. मैं दूसरों के लिए क्या कहूँ, क्योंकि मैं अभी तक सजने संवरने के नाम पे काजल और लिपस्टिक लगाती हूँ. एंड आई हैव अटेंडेड वेडिंग्स, इवेंट्स, शोज, माई टेड टॉक, एवरीथिंग विद दिस लुक. एंड आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सुनने के लिए. तो थोड़ा सा फोकस लोगों को चेंज करना चाहिए. हाँ. अपीयरेंस के बजाय आप फंक्शन पे फोकस करें. ओके. If your body is able to do things, you're far more attractive than when you look good and you're not able to do things. यस. So stay healthy, stay active. दिस वॉज माई हार्ड अर्नड लर्निंग अंकल. बहुत भटक भटक के मुझे ये बात समझ आई, बट जल्दी आ गई. I really wanted to talk about AI advancements in the field of medical. There are some softwares and some programs which are more of algorithm based, where using some algorithm and collecting data from a large population set, images of the eye can be analyzed to reach some diagnosis, especially images taken of the retina. So using what is called a fundus camera, images of the retina, जो कि आँख का पर्दा है, जो आँख की screen है, we take those images. They are processed by the software, which is the AI-enabled software. ठीक है. And where some algorithms are put to identify some deviations from normal, some abnormalities, and then comparing with the database, it gives you a very probable diagnosis. So it's useful for mass screening. See, a doctor cannot go out in the periphery and do a large number of people, but say if technicians go out and who can screen large population, and based on the AI, if those patients who have got some abnormality are picked up and then those are brought to the hospital for more detailed examination, it has a role to play over there. Yes. And it is still not reached a level where it can substitute the natural intelligence. But let us wait and watch to what level it goes and how will it benefit. It will definitely have a lot of benefits. It will definitely have some drawbacks and problems also. Sure. So everything comes with its pros and cons. Let us see that what are the pros and cons of AI. We'll use the pros and we'll discard the cons. I can definitely take this conversation forward, and I really want you to talk about blue light glasses right now. What's your take on that? There are some studies which show that prolonged exposure to blue light can be harmful for the macula. Okay. जो रेटिना का बहुत मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, जो आई के सेंसर का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, उसे मैकुला कहते हैं. ठीक है. Prolonged exposure over the period of years to actually ultraviolet light and violet or blue light can cause that thing. It's more to do with the ultraviolet light. But any light, of course, is a form of energy, and where it stimulates the retina, it also produces some collateral damage also, which is the body repairs that. But prolonged exposure is known to be associated with that. Some studies have shown that. So then, with an idea of preventing exposure to the blue light, blue cut glasses have been introduced, which I do not think that they play a great role. Okay. It's more important when we are removing the cataract and implanting an artificial lens. Then the natural filter of the eye is gone.
Then the artificial lens needs to have a UV filter in it or a blue filter in it, no? And those lenses do have that, no? But with the normal person who does not have had any cataract and all, wearing blue light things uh, does not make much sense. But it's also said that the screens emanate more blue light. But you can always adjust that. You can have a warmer color tones added to that, no? So the color temperature of the screen can be changed to a warmer temperature. That adjustment can be done. How blue light or any glasses help is that the tear evaporation which happens because of the wide opening of the eyes when you focus on the screen, that is reduced. So if you put a blue light filter glass or a plain glass, it serves more or less the same purpose. So basically, अगर हमें नहीं use करना है, we can probably we can change the temperature of the phone or the screen that we are using. Yes. मगर blue light पहनने का उतना फ़ायदा नहीं है. Cut down the screen time. Nothing. There's no shortcut to that. You have to cut down the screen time to what is minimum required in your life. Before we wrap up, what would be your last piece of advice to the listeners? Health is a very, very important asset that you have. Your body is your asset. Body is your tool. So you have to take care of your health, because if you're not healthy, you cannot be happy. To enjoy your life to the fullest, you have to remain healthy, and it is your moral duty to take care of the gift that the nature has provided us. So take care of your health. Health, it's in your hand. Lead a healthy lifestyle, lead a natural lifestyle, exercise regularly, take a balanced diet, take enough sleep, don't do any extreme stuff. That's one. And I often say that work your body, rest your mind. Ooh, another Balban. This is the other way it's happening. People are the body is sitting idle on, let's say, and mind is working around the clock. It should be the other way around. Work your body, rest your mind is what I say. And also have a philosophy in your life, have a mission in your life, and do not ignore that. In this race, in the rat race, it's fine to run the rat race to some extent, because we all need to earn money to support ourselves, support our family, and take care of our needs, sometimes our greeds, or to provide security for future. Do that. But also keep a philosophy for yourself. Don't ignore that, and try to work towards that philosophy as well. Work your body, rest your mind. Awesome, that's a big takeaway. Thank you so much. मुझे उम्मीद नहीं थी ये conversation ऐसे unfold ले लेगी, but it really did the best work possible, and I'm really looking for another sequel episode with you, because I do have a lot of questions related to eye and medical profession. It'll be my pleasure to be with you, and it has been a pleasure coming over here, sitting and talking to you. Thank you so much for giving me this opportunity to come and talk on your show. I really enjoyed it very much, and I'm looking forward to the next one. आप जिस प्रोफेशन में हैं उसको जितना धन्यवाद किया जाए वो उतना कम है, and your profession is very thankless also, I believe. All I can say is it was an eye-opening conversation, much needed for me as well, and I'm sure for the listeners as well. It's a mutual thing. Even for my profession also, it's a mutual thing. And I often tell my colleagues that, while the patients thank us for what we've done for them, we should also thank them for giving us the opportunity to serve them. Thank you. Thank you. That's the whole dedication to you. Thank you. धन्यवाद. Namaste. ऑल राइट दोस्तों, अगर आप ये कॉन्वर्सेशन यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग और इंसाइटफुल थी, मगर एक ऐसा मोमेंट था, बलबॉन मोमेंट, जिसने मेरे दिमाग पर छापा मार दिया, एंड दैट वाज वर्क योर बॉडी एंड रेस्ट योर माइंड. दीज वर सम गोल्डन वर्ड्स बाय डॉक्टर संजय धावन. एंड आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि आपके लिए बलबॉन मोमेंट क्या था. Also, I would like to thank Dr. Sanjay Dhawan for actually sharing his insightful journey and valuable time with us. हम लौट के आएंगे एक sequel episode के साथ, and इसी के साथ साथ I also want to thank you for your support at Hocus Pocus with Anshul, but I also want more of your support. So please do subscribe to our channel, because A, it is free, and B, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो subscribe तो बनता है. And also do let me know in the comment section below कि आप क्या चाहते हो हम कौन से और टॉपिक्स पर और कौन से और गेस्ट को इस पॉडकास्ट पर लेकर आएँ, ताकि हम आपके लिए अच्छी कॉन्वर्सेशंस कवर कर सकें. ऑल्सो प्लीज़ डू शेयर द कॉन्वर्सेशन, शेयर द पॉडकास्ट विद somebody who may need it the most, and I will be extremely grateful for that. I will see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m.